हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसम और आज हम लोग अपने आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं। ये डील करता है हमारे टेरिटोरियल स्टेट्स, यानी कि मैं बात करूंगा यहां पर महाजनपदों की, ठीक है, एंड दी फर्स्ट मगध अंपायर। तो यहां हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद जो थे, और उसके बाद किस तरह से मगध अंपायर यहां पर एग्जिस्टेंस में आता है और वेरियस डायनेस्टीज, हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, इन सब के बारे में बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में दिया हुआ है। बहुत डिटेल में इस चैप्टर के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन हमारी कहानी अगेन वैसे ही चलेगी जैसे हम हमेशा पिछला कंटिन्यूटी रखते हैं, हर चैप्टर को कनेक्ट करते हैं। तो जैसा ही मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में 3 चैप्टर की कनेक्टिविटी दिखा दी थी, चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा ऋग्वेदिक पीरियड से था, चैप्टर नंबर 9 जो कि लेटर वैदिक पीरियड से था, और चैप्टर नंबर 10 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और मैंने आपको रीजंस बताए थे कि क्यों जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एग्जिस्टेंस में आया। अगर मैं आपसे एक रीजन पूछूंगा, 4 रीजन पूछूंगा, तो मैंने आपको 4 रीजन बताए थे। क्या 4 रीजन थे? पहला मैंने आपको बताया था कि भैया वैदिक पीरियड जब था तब आप देखोगे तो उस वक्त रिलीजन क्या था? अग्नि, इंद्र, ये गॉड थे जिनको वर्शिप किया जाता था। 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी होती है जिसकी वजह से इकोनॉमी चेंज हो जाती है। जो अभी तक पैस्टोरल इकोनॉमी थी ऋग्वेदिक पीरियड में, वो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाती है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो जाती है। इकोनॉमी चेंज हुई तो पॉलिटी बदल गई। जो पहले लोग जना में रहते थे, ट्राइब्स में, अब वो जनपद में रहने लगे। जनपद मतलब, जना मतलब लोग, पीपल, और पद मतलब फुट। तो पीपल जहां रहते थे, जनपद उसको बोलते थे, ठीक है। ये जनपद की बात यहां करेंगे। सोसाइटी पहले कैसी थी? सोसाइटी वॉज क्लैन बेस्ड। फिर उसके बाद कैसी हो गई? सोसाइटी वॉज वर्ण सिस्टम आ गया। रिलीजन मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको पॉइंटर्स जो है चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में क्रक्स करके बताए थे। चैप्टर 10 में मैंने आपको कहा था कि ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन है वो क्यों आया? क्योंकि जो वर्ण सिस्टम में जो लोअर कास्ट थे उनका एक तरह से आप देखोगे, लोअर कास्ट या मैं कहता हूं क्षत्रियों का डोमिनेशन, ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था, वो गवारा नहीं था क्षत्रियों को। तो क्षत्रियास का रिएक्शन आता है ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट, उनके डोमिनेशन के अगेंस्ट। एक रीजन ये था। दूसरा मैंने आपको बताया था न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो गई थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी अगर डेवलप हुई तो उसके लिए चाहिए थे, एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए थे जानवर, कैटल्स, है ना, बुलक्स। और वैदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे बिकॉज रिचुअल्स बहुत हो रहे थे तो एनिमल सैक्रिफाइसेस होती थी उन रिचुअल्स में, और वो एक हर्डल बना हुआ था किसके लिए? एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। अरे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो आप जब आप खेतों की प्लाविंग करोगे तो आपको एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस इतने होते थे, रिचुअल्स होते थे, बलि होती थी, जिसकी वजह से एनिमल्स की जो वेल्थ, एनिमल वेल्थ था वो नीचे जा रहा था। और जैनिज्म और बुद्धिज्म इस चीज के अगेंस्ट थे, है ना, क्योंकि वो कहते थे किसी भी चीज की, किसी भी जीव की, इस तरह कोई भी अगर जीव जंतु है तो उसकी आपको हत्या, किलिंग नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा रीजन था। फिर मैंने आपको तीसरा बताया था कि सिटीज ग्रो होने लगे थे। अब देखिए यहां पर ये बात आ रही है, हम यहां बात कर रहे हैं टेरिटोरियल स्टेट्स। तो यहां पर क्या बताया मैंने कि सिटीज ग्रो होने लगे थे, सिटीज ग्रो हुए, क्वाइंस का प्रचलन शुरू हुआ, पंच्ड मार्क क्वाइंस देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से ट्रेड शुरू हुआ और ट्रेड जो है वो वैश्यास कर रहे थे, और वैश्यास फिर इस चीज को सपोर्ट, जैनिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट करने लगे। एंड देन लास्टली जैनिज्म और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट ही था कि वर्ल्डली डिजायर से दूर रहिए, क्योंकि यही वर्ल्डली डिजायर्स हैं जो लोगों के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज पैदा करती है। ये मैंने आपको कॉजेस बताए थे और फिर इसके बाद मैंने आपको जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स, बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन बताई थी। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं, एक लाइन जो मैं शुरू करूंगा वो ये कि जब गौतम बुद्ध का एज था, गौतम बुद्ध जी का जब पीरियड था, उस पीरियड में यहां पर महाजनपद एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये बात पहले यहां ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं फिर से थोड़ा सा आपको कनेक्ट करते हुए बताऊंगा चैप्टर का नाम, ठीक है, थोड़ा सा कनेक्ट करते बताऊंगा, जरा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। अगेन बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल, और मजा आ जाएगा आपको। देखो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि 1000 बीसी डिस्कवरी ऑफ आयरन। सर बार बार आप क्यों बताते हैं? इसीलिए ताकि आपको ये चीज दिमाग में बैठ जाए और हर चीज को यहीं से कनेक्ट कर लो। हर चीज को मतलब समझ लो एक मूल मंत्र है, यहां से स्टार्ट होता है, इट्स अ मूल मंत्र, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई, देन आप देखोगे कि ये जो डिस्कवरी हुई, ये डिस्कवरी आपने देखी कब होती है? 1000 बीसी। लेकिन 6th सेंचुरी आते आते, अभी डिस्कवरी तो हो गई आयरन की, लेकिन आयरन के टूल्स या आयरन का इस्तेमाल 6th सेंचुरी आते आते बहुत बढ़ गया था। लिख लीजिए, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ widespread use widespread use of iron,
कब शुरू हुआ? 6th सेंचुरी बीसी में यहां पर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब 6th सेंचुरी बीसी में वाइड स्प्रेड यूज हुआ आयरन का, तो एग्रीकल्चर क्या हुआ? काफी ज्यादा बढ़ गया। सिंपल सी बात है, कहीं लग रहा है रटना है? नहीं सर, एग्रीकल्चर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ तो फिर क्या हुआ? अगर एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? दो चीज समझ में आई, या दो चीज पहले ही समझ लीजिए। एग्रीकल्चर इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन वो ज्यादा था और अब कंजम्पशन लोग कम कर रहे थे, यानी ज्यादा उत्पाद हो रहा था और कंज्यूम कम हो रहा था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सरप्लस बच रहा होगा, अनाज ज्यादा बच रहा होगा, सरप्लस बच रहा होगा। अगर सरप्लस बच रहा है तो इस सरप्लस का इस्तेमाल दो जगहों में किया जा रहा था, एक मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए, दूसरा टाउन्स में सप्लाई कर दिया गया। यहां तक बात क्लियर हो रही है? एकदम बेसिक से बता रहा हूं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने का बेसिक मतलब यही होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक एक सवाल पूछूंगा, बीच में बताना इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। 1000 बीसी डिस्कवरी ऑफ आयरन, आयरन की डिस्कवरी तो हो गई लेकिन उतना इस्तेमाल नहीं हुआ। इतना हुआ कि हाँ जंगल काटने लगे, काटते काटते यूपी बिहार के जंगल काट दिए। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी आते आते फिर उस वक्त आयरन का जो रोल था या आयरन का जो यूज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आयरन का यूज बढ़ने से मतलब क्या हुआ? खेती, जंगल बहुत कट गए और जंगल कटने के बाद क्या हुआ? प्लाव बना, आयरन के प्लाव, फसल हुई, फसल की जो आपने प्लाइंग करी, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ। एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ? ज्यादा एग्रीकल्चर से क्या हुआ? प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, कंजम्पशन लोग कम कर रहे थे। इसका मतलब अब सोसाइटी के अंदर सरप्लस था, और जब भी सोसाइटी के अंदर सरप्लस होगा वो ट्रेड को बढ़ावा देगा। अरे अगर तुम उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हो, उतना ही खर्च कर रहे हो, तो ट्रेड तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उतना ही खर्च कर रहे हो जितना जरूरत है। समझ रहे हो? तो सरप्लस हो गया। सरप्लस जो बचा, जो सरप्लस हो रहा था, वो या तो अब मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए काम आ रहा था, या फिर वो चीज टाउन्स के अंदर सप्लाई कर दी जा रही थी उनके काम के लिए। यहां तक बात समझ में? एक बात समझ में आ गई सर, क्या? कि अगर ये बात क्लियर आपने सिखा दी है इनको, क्या? कि इकोनॉमी चेंज हो गई थी, इकोनॉमी हैड चेंज्ड। याद करो, हां, इकोनॉमी हैड चेंज्ड। पैस्टोरल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गई थी, और वो भी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर भी और बढ़ गई थी आगे। तो अब क्या था? इससे क्या हुआ? देयरफॉर क्या होता है? पॉलिटी विल ऑल्सो चेंज, पॉलिटी ऑल्सो चेंज्ड। पॉलिटी भी अब यहां चेंज हो गई। और क्या पॉलिटी हो गई? जरा देखिए, पॉलिटी हो गई थी कि पहले जो लोग जना थे, यानी कि ट्राइब में रहते थे, नाउ दे ओड मच एलिजियंस टू द जनपद, यानी कि अब उनकी वफादारी जनपद के लिए ज्यादा हो गई, ट्राइब्स के लिए कम रह गई। यानी कि जिस ट्राइब को बिलोंग कर रहे हैं वो उसके लिए वफादारी कम रखते थे, और अब वो वफादारी अपनी जनपद के लिए ज्यादा रखते थे। ये बात समझ में आ रही है? अरे भाई जाहिर सी बात है ना। आप सोचो कि भैया अगर एग्रीकल्चर बढ़ गया, प्लस बढ़ा, सरप्लस बढ़ने से क्या होगा? पैसा बढ़ जाएगा, एक इनकम बढ़ जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं वो अपनी इस तरह की लैंड या फिर मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर क्यों जाएंगे? वो उससे और अटैच हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि जो मटेरियल एडवांटेजेस थे लोगों के, उसकी वजह से लोग जो है और ज्यादा अटैच हो गए अपने इन एक्टिविटीज के साथ। क्लियर है यहां तक बात? ये बात क्लियर हो गई यहां पर? इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान रखना यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से चीजें चेंज हो रही हैं। अब जनपद, जना से जनपद हो जाना, और यहीं से जनपद से अब महाजनपद बनने लग जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो भी यहां पर मटेरियल एडवांटेजेस हुए, जो भी यहां पर लिखिएगा, जो भी यहां पर ऐसे मटेरियल एडवांटेजेस देखने को मिले, उन मटेरियल एडवांटेजेस से आप देखोगे कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। मटेरियल एडवांटेजेस हुए, उससे दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहला, लोग उन चीजों से अटैच हो गए, पीपल्स, दिस इनेबल्ड देम बेसिकली कि वो अपने उन लैंड से स्टिक रह गए, इनेबल्ड देम
enabled people to stick to their land। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जिस जमीन पे वो खेती कर रहे थे उससे उनको प्यार हो गया, प्यार तो था ही, मतलब और अटैच हो गए कि भैया बढ़िया है, यहीं पर जमीन पे रहो, एग्रीकल्चर करो, बढ़िया खेती हो रही है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स हो रहा है, पैसा मिल रहा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे बैठ के, क्या दिक्कत है, पहली चीज। दूसरी, कुछ लोग तो ये भी थे जो एक्सपेंशन भी करना चाहते थे ना, क्योंकि चस्का चढ़ गया था नोट का, चस्का चढ़ गया था पैसे का, नशा हो गया था, तो भैया कुछ लोग तो स्टिक हो गए अपनी उससे लैंड से, प्लस अब दूसरा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन टू नियर बाय टेरिटरीज, और यहीं से शुरू होती है टू दी नेबर टेरिटरीज। पड़ोसी हैं लेकिन उनकी जमीन भी अच्छी लग रही है, उनकी जमीन भी अच्छी लग रही है, समझ रहे हो बात को? इंपीरियलिज्म टाइप की चीजें शुरू कर दी भाई साहब। अपनी जमीन तो पसंद है ही, उस पर स्टिक रहें, यही खेती बाड़ी करेंगे, और दूसरे की जमीन ही पसंद आ रही है, कैप्चर कर लो इसको, कब्जा कर लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन टू दी नेबर टेरिटरीज यहां पर शुरू हुआ, एंड दिस गेव बर्थ टू दी फाइट या सुप्रीमेसी के लिए। यहां पर जो 16 महाजनपद थे वही सुप्रीमेसी के लिए यहां पर लड़ने लगते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मटेरियल एडवांटेज की वजह से दो आउटकम निकल के आए, पीपल एनेबल्ड पीपल टू स्टिक टू द लैंड एंड एक्सपेंशन। क्लियर है यहां तक बातें? ठीक है। अब प्लीज कम, एक बात आपको बता देता हूं, आपकी एनसीईआरटी में, मतलब ये तो हो गया आपका पहला पैराग्राफ, एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ। अब प्लीज नेक्स्ट आ जाइए, अब हम बात करते हैं महाजनपद की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट महाजनपद्स। महाजनपद्स, महाजनपद्स, ठीक है। 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आते हैं, और वो भी ध्यान रखना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन द एज ऑफ बुद्धा, इसको लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो महाजनपद हम पढ़ने जा रहे हैं, इन द एज ऑफ बुद्धा, इन द एज ऑफ बुद्धा, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि बुद्धा वॉज अ कंटेम्पररी, यानी कि जब महाजनपदों की बात चल रही है तब गौतम बुद्ध उस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और ये महाजनपद जो टोटल थे वो 16 थे, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की बात होगी। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सुरसेन, 16 महाजनपद गिना दिए भाई साहब, ठीक है। अभी लिखवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सुरसेन। याद करने का तरीका क्या है सर? गा के याद करो, मैंने याद किया था, गा के याद किया था। कैसे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सुरसेन। समझ में आ गया? इस चीज को बार बार रिपीट कर लो, बार बार रिपीट करो, काट के रख लो अपने फोन के अंदर, इतना समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो ये जो महाजनपद है ये मोस्टली आपको दिखेगा कि ये विंध्यास के ऊपर नॉर्थ में थे, मोस्टली सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्या की पहाड़ी जान ही रहे हो, तो विंध्यास के ये नॉर्थ में थे, इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब नॉर्थ ऑफ विंध्यास थे, विंध्या के नीचे नहीं थे। और अगर हम, ये तो साउथ में एक्सटेंशन हो गया, और हम अगर वेस्ट से ईस्ट तक की बात करें तो प्लस जो उसका एक्सटेंशन था वो कहां से कहां तक था, नोट करिएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बिहार तक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू ईस्टर्न बिहार, ईस्टर्न बिहार। इनफैक्ट आप खाली चाहे तो बिहार लिख लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। ये बात समझ में आ गया? तो ये इसका एक्सटेंशन है। नीचे विंध्यास के नीचे नहीं गए, जो विंध्या की खाड़ी है, विंध्या की पहाड़ियां हैं, उसके नीचे नहीं गए विंध्यास रेंजेस,
और नॉर्थ वेस्ट से शुरू होते हैं तो बिहार तक। ये एक्सटेंशन है, आपको इसके बीच में महाजनपद देखने को मिलेंगे। कोई अगर यहाँ पर डायग्राम है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, देखता हूं। यस, ये देखिए, ये देखिए महाजनपद, अंग मगध काशी को से दिखा हुआ था, आपको मिल जाएगा। सबसे आप ईस्ट से स्टार्ट करेंगे तो यू विल फाइंड हियर, यू विल फाइंड अंग, ठीक है ना, यू विल फाइंड अंग, देन यू फाइंड मगध, काशी, देन यू फाइंड कोसल, देन यू फाइंड वज्ज, मल्ल, चेती, वत्स, देन यू फाइंड कुरु, कुरु कुरु, देन यू फाइंड पांचाल, देन यू फाइंड अस्सक, इधर नीचे कहीं आ जाएगा अस्सक, अवंती, देन यू फाइंड गांधार, काम्बोज, ठीक है ना, ये गांधार, काम्बोज, मत्स्य एंड देन सुरुसेन, सुरुसेन। ये 16 महाजनपद जो है मैंने आपको मार्क किए, पीडीएफ निकाल लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूं, अंग मगध काशी कोसल वज्ज मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अस्सक अवंती गांधार काम्बोज मत्स्य सुरुसेन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको यहां तक होपफुली आपने यहां नोट कर लिया होगा। ओनली फ्लो चार्ट्स, थ्योरी आज छूंगा ही नहीं, थ्योरी आज लिखी हुई है, लिखी रहेगी, ओनली फ्लो चार्ट्स, ठीक है। क्लियर, नोट करते हो, थोड़ा सा गैप देता हूं इसीलिए, नोट कर लो एकदम, ठीक है। यस, अब ये जो 16 महाजनपद है इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेंगे। मैं लिख देता हूं वैसे आपको, देखिए मैं एक बार सारे नाम लिख देता हूं। अंग 16 महाजनपद, 16 महाजनपदास, देखिएगा 2 लाइन में लिख दूंगा, अंग मगध, अंग मगध काशी कोसल वज्ज मल्ल, अंग मगध काशी कोसल वज्ज मल्ल चेती, कहीं कहीं आपको ये चेती मिलेगा तो कहीं कहीं आपको ये चेदी मिलेगा। अंग मगध काशी कोसल वज्ज मल्ल चेती वत्स, ठीक है। देन आ जाओ, कुरु, पांचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सुरुसेन। ये 16 महाजनपद हैं जिनको यहां पर आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, मैंने जानबूझ के एक स्लाइड में लिख दिया। अब इस आपके एनसीईआरटी में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं इन महाजनपदों के बारे में। जैसे अंग की बात करेंगे तो अंग की कैपिटल क्या थी, जैसे कि अंग की कैपिटल चंपा थी। अंग के अंदर कौन कौन सा एरिया आता था, ये चीज है। जैसे कि आप देखोगे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ेगा, भागलपुर का एरिया, ये सब किस में आता था, अंग के अंदर आता। तो एक बार इसको ना हम लोग नोट करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नोट करेंगे। मैं इसलिए नोट करा रहा हूं क्योंकि अभी जब हम लोग आगे थोड़ी सी कहानी सुनेंगे ना राजाओं की, तो ये आपको लोकेशंस थोड़ी सी हेल्प करेंगी। जैसे अंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर आपको महाजनपद लिख रहा हूं अंग। पहले तो एरिया बता रहा हूं किस किस एरिया में वो लोग थे। जैसे यहां पर आएगा, एरिया की बात करेंगे तो आ गया मुंगेर, ठीक है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। अंग, ऊपर आएगा, यहां पर मैं लिख दिया एरिया, एरिया कौन सा है, यहां पर आ जाएगा कैपिटल, यहां पर आ जाएगी कैपिटल, ठीक है। अब सही रहेगा। चलिए देखिए यहां पर अंग के अंदर जो अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद का किस प्रकार से, मतलब कौन कौन से एरिया उसके अंदर आते थे, ये देखो। एक आता था मुंगेर, एक आ रहा है क्या, भागलपुर, भागलपुर, ठीक है। कैपिटल की बात करेंगे तो चंपा, नोट करिए जाए, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें क्योंकि ये फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अंग, देन नेक्स्ट, बहुत कम कम दिया, कुछ ज्यादा दिया नहीं है, मगध। अंग के बाद आ गया मगध।
अब मगध में कौन कौन सा हो गया? अब मगध आज आप जान रहे हो बिहार, तो कौन सा हो गया यहां पर एरिया? पटना। कौन सा हो गया? गया। कौन सा हो गया? शाहाबाद। ये सब एरिया जो हो गए वो आपके मगध के अंदर आ गए। कैपिटल क्या हो जाएगी? यस प्लीज, गलत पेन से लिख दिया। हाँ जी, मगध की कैपिटल आप देखोगे तो अलग अलग राजा के टाइम पे चेंज होती रही, ठीक है, इसलिए मैं भी यहां पर कैपिटल लिख रहा हूं, आगे आएगी तब वहां लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंग मगध के बाद लिख लीजिए वज्ज। वज्ज। अब वज्जीज की बात हम लोग करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट वज्जीज, तो वज्जीज देखोगे आप कि जो तिरहुत डिवीजन है, ठीक है, उसका नॉर्थ ऑफ गंगा देखोगे तो नॉर्थ ऑफ गंगा में आपको तिरहुत डिवीजन मिलता है, वहां पर आपको वज्ज मिलता है। मैप में आपने लोकेशन देख ली, लिख लीजिएगा नॉर्थ ऑफ गंगा, नॉर्थ ऑफ गंगा इन तिरहुत डिवीजन, तिरहुत डिवीजन, ठीक है, ये फैक्ट है, इसको बहुत याद नहीं करना, बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे काशी की बात करेंगे, काशी, काशी, अब काशी तो आपको पता है बनारस को भी कहते हैं, आज बनारस को बनारस भी काशी, तो कैपिटल इज काशी, कैपिटल इज काशी, कैपिटल इज वाराणसी, बनारस बोलते थे। और काशी किसको लॉस्ट कर जाता है? कोसल को, ठीक है ना, कोसल। अभी बजाऊंगा एक और यहां पर, इसको लिख लीजिए यहां पर ब्रैकेट में, लॉस टू कोसल। अभी मैं आपको इसकी कहानियां ही बताऊंगा कैसे ये होता है, ठीक है ना। जैसे अंग है तो अंग को जो मगध जो है वो अंग को खा जाता है, सबस्यूम कर लेता है अपने अंदर, इतना बड़ा मगध होता है, सबस्यूम कर लेता है अंग को, क्लियर है। काशी, काशी के बाद लिखिए आप लोग कोसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट था कोसल। देखो 4 ही महाजनपद थे जो आखिरी में सरवाइव करते हैं, 4 महाजनपद बताता हूं अभी आपको। कोसल लिखिए। अब कोसल की बात करेंगे तो कौन कौन से एरियाज हो गए? ईस्टर्न यूपी हो गया, ठीक है, लिख लीजिए, बता देता हूं। एक तो हो गया आपका ईस्टर्न यूपी जो उसमें आता है, इसके बाद अयोध्या, रिलेटेड विद लॉर्ड राम, भगवान राम से रिलेटेड है। देन आपका जो एक रिपब्लिकन टेरिटरी, देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके महाजनपद थे वो 2 प्रकार के थे, एक तो रिपब्लिकन थे, एक मोनार्कियल थे। मोनार्कियल समझ रहे हो कि भाई राजा है तो राजा राजा राजा, रिपब्लिकन एक रिपब्लिकन महाजनपद थे, ठीक है। तो 2, तो ये जो यहां पर एक और आ रहा है, ईस्टर्न यूपी हो गया, अयोध्या हो गया, साक्या क्लैन, जो यहां पर आप देखो ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ साक्या ऑफ कपिलवस्तु, नोट करिएगा, साक्या ऑफ कपिलवस्तु, ये भी आपका इसी के अंदर आता है, कपिलवस्तु। और साक्या ऑफ कपिलवस्तु की कैपिटल क्या है? वो कैपिटल ऑफ मतलब साक्या ऑफ कपिलवस्तु, कैपिटल आपको क्या मिलेगा? पिपरवाहा, लिखिएगा कैपिटल पिपरवाहा, ठीक है, पिपरावा, नोट करिएगा, पिपरावा कहां पर है? बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड होती है, वो ये कि अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन वो बताता है उनकी एक और कैपिटल के बारे में, दैट इज लुम्बिनी, एंड दैट इज अ प्लेस जहां पर गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस इसको बोला जाता है। लुम्बिनी अनदर कैपिटल किसकी? इट इज द कैपिटल ऑफ साक्यास। तो साक्यास की यहां पर एक और कैपिटल, एक तो ये हो गई प्रवाह, दूसरा लुम्बिनी, और ये बर्थ प्लेस माना जाता है गौतम बुद्ध जी का, कोसल हो गया, ठीक है। देन वी हैव मल्ल। अब जो मल्ल था वो आपको वज्जीज के, मतलब वज्जीज जो है वो उसके नॉर्थ में थे, ठीक है। इनफैक्ट मल जो है नॉट वज्जीज नॉर्थ, इनफैक्ट यहां जो बोला टेरिटरी टच नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ वज्जी स्टेट, तो वज्जी स्टेट का जो नॉर्दर्न बॉर्डर था उस पे मल्ल की टेरिटरी टच होती थी, ठीक है ना, ये चीज है। तो मतलब साउथ जो है वो पार्ट टच होता था मल्ल का। कैपिटल कुशीनारा, ये भी नोट कर लीजिए आप, यस प्लीज नोट कर लीजिए, इनको ना नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा ऐसे है कि आपको नोट करना चाहिए, प्लीज नोट करिए मल्ल, प्लीज नोट मल्ल, यस प्लीज मल्ल। और मल्ल की यहां कैपिटल क्या है? अच्छा मल्ल बता दिया आपको, कुशीनारा, कुशीनारा जहां पर गौतम बुद्ध जी की डेथ होती है, कैपिटल इज कुशीनारा,
एक्चुअली इसी को यहाँ पर कासिया विलेज जो है ना देवरिया डिस्ट्रिक्ट का, उससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिकल है, ठीक है ना, लिख लो इसको भी। कुशिनारा मतलब क्या हो गया, कासिया विलेज, कासिया विलेज इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट, इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट। बस 2-3 मिनट और रुक जाओ, ये फैक्चुअल चीजें खत्म हो जाएंगी तो फिर इसके बाद कहानी स्टार्ट हो जाएगी। मल्ल हो गया। देन हम बात करेंगे वत्स की। वत्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल कौशांबी। कौन सा एरिया आएगा कौशांबी बोल दिया तो, इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोल रहे हो, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और ये वत्स जो थे वो कुरु क्लैन को बिलोंग करते थे, जिन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो हस्तिनापुर से शिफ्ट कर दी थी और कहा कौशांबी चले गए थे। तो कौशांबी क्या हो गया, इलाहाबाद हो गया, जिसको हम लोग आज प्रयागराज बोल रहे हैं। क्यों चूज किया गया वत्स को, वत्स की कैपिटल कौशांबी को इलाहाबाद के पास, क्योंकि ये लाई करता है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, ठीक है ना, इसलिए यहां पर इसको चूज करते हैं। देन आप देखोगे कुरु और पांचाल उधर चला गया, वेस्टर्न यूपी की तरफ, दिखाया था मैंने आपको, नोट करिएगा, कुरु पांचाल, कुरु एंड पांचाल। इसके बारे में और दिया नहीं था, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, ठीक है ना। एंड देन लास्ट इज अवंती। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवंती, अवंती। आप देखोगे कि मगध का अवंती के साथ 100 साल तक कम से कम राइवलरी चलती रही, 100 ईयर्स। क्यों डिफिकल्ट था मगध को अवंती को हराना, 100 साल तक नहीं हरा पाया था, 100 ईयर्स की राइवलरी रही थी इन दोनों की, मगध और अवंती की। वाई, समझना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है सर, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है। तो अवंती जो है बेसिकली इसका कौन कौन सा एरिया आता है, मालवा, मालवा एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। अवंती की बेसिकली यहां पर 2 कैपिटल्स, 2 कैपिटल्स, जी हां, एक नाम सुना होगा आपने उज्जैन, नॉर्दर्न कैपिटल, और एक नाम सुना होगा माहिष्मती, माहिष्मती। कुछ याद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता देना क्या याद आ रहा है, ठीक है, माहिष्मती, ठीक है। मतलब एक्चुअली आप देखोगे कि उज्जैन ज्यादा पावरफुल अल्टीमेटली हो जाता है और माहिष्मती को ओवर पावर कर जाता है फाइनली, ठीक है, उज्जैन ज्यादा पावरफुल यहां पर हो जाता है। तो ये आपके यहां पर 16 महाजनपद के बारे में था और वो आपने यहां पर समझ लिया। अब जरा यहां से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार, ये सारे महाजनपद लड़ना शुरू करते हैं, क्यों लड़ते हैं, फॉर द सुप्रीमेसी। किसकी सुप्रीमेसी, मतलब कौन सुप्रीम निकल के आएगा, ठीक है। ये महाजनपद क्यों लड़ते हैं, कौन सुप्रीम निकल के आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, देखो आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर होगा। और जैसे जब भारत पे कब्जे की बात आई तो भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए कौन कौन कंटेंडर था, जैसे मैं लिख रहा हूं इंग्लिश थे, जैसे कि यहां पर फ्रेंच थे, जैसे कि यहां पर डच थे, है ना, डच थे, जैसे कि यहां पर आप देखोगे पोर्चुगीज थे, ठीक है। ये कंटेंडर थे इंडिया के लिए, इंडिया पे कब्जा करने के लिए, हाँ। लेकिन फाइनली आप देखोगे कि भैया किसी न किसी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, यानी कि रिश्ते जुड़ गए, शादी ब्याह हो गया। किसी ने ये कहा कि ठीक है भैया हमको स्पाइस आइलैंड दे दो और इंडिया तुम रख लो, हम चले जाते हैं, समझौते हो गए, कहीं कुछ इन दोनों के साथ ये कहानी हुई। लेकिन फ्रेंच जो है वो मानने को तैयार नहीं था, उन्होंने कहा नहीं इंडिया तो मुझे ही चाहिए। तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली मतलब इनके साथ, डच के साथ, पोर्चुगीज के साथ अग्रीमेंट्स हो गए, मसाले आप रख लो, मसाले का आइलैंड आप रख लो, इंडिया पे कब्जा मेरा, आप हटे और रास्ते से हट गए भाई साहब। मैट्रिमोनियल लाइंस कर लिया, शादी कर ली, ससुराल बन गया, अपने आप हट गए। फाइनली आप देखोगे लास्ट में यू विल सी कि इंग्लिश और फ्रेंच ही बचे थे और ये लोग आपस में लड़ रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये राइवलरी क्या थी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये राइवलरी थी फॉर दी डोमिनेंस ऑफ इंडिया, कौन डोमिनेशन करेगा भारत के ऊपर, ये लड़ाई इसलिए थी। सिमिलरली आप देखोगे कि ये 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपद की कहानी में आपको एक बात समझ में आएगी कि 4 ही महाजनपद आखिरी में बचे थे जो यहां पर लड़ रहे थे। कौन कौन था, पहला मगध, फर्स्ट मगध, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज लिखिएगा कौशल, कौशल, देन लिखिएगा
लिखिएगा वत्स, वत्स, एंड फिर लिखिएगा अवंती, फिर लिखिएगा अवंती। ये 4 महाजनपद थे आखिरी में जो यहां पर लड़ रहे थे फॉर द सुप्रीमेसी, कि कौन इसको यहां पर जीत के आगे बढ़ेगा। देखिए जरा इनकी कैपिटल एक बार लिख लेते हैं, यहीं पर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख लेते हैं। जैसे मगध की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल का नाम क्या था? गिरिवराज, गिरिवराज। इसी को हम लोग बाद में क्या बोलने लगे? राजगृहा, है ना। और फिर आप देखोगे बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा ही बन जाती है। किसके अंडर था ये? बिंबिसार। अभी पूरी कहानी यहां पर आएगी, बिंबिसार के अंदर था। डिस्कस करूंगा अभी मैं आपको, अभी मैं डिस्कस करूंगा आपको। कौशल, कौशल का राजा प्रसन्नजीत। कौन कौन सा एरिया आएगा कौशल का? बता दिया मैंने आपको। कौन कौन सा एरिया आ रहा है यहां पर कौशल में? ये लिखा हुआ है अयोध्या, है ना। ये सब एरियाज आ रहे हैं तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहां पर अयोध्या का एरिया, मेन एरिया नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। अयोध्या, है ना। और किसके अंदर था ये? प्रसन्नजीत। राजा का नाम लिखिए प्रसन्नजीत, ठीक है ना। वत्स, कौन सा एरिया आएगा? कौशांबी, कैपिटल कौशांबी। एरिया कौन सा हो गया? इलाहाबाद। कौन सा एरिया हो गया? इलाहाबाद। एंड देन फाइनली अवंती। कैपिटल क्या क्या थी यहां पर? उज्जैन, और दूसरी कैपिटल माहिष्मती। दोबारा लिख लीजिए क्योंकि यही 4 फाइनली हैं जो प्लेऑफ में चले गए हैं। आईपीएल मैच हुआ 16 टीमों का, आखिरी में 4 टीम क्वालिफाई करती हैं प्लेऑफ्स के अंदर, और टाइटल क्या है? आईपीएल का। सेम चीज यहां पर हो रही है, मतलब वहां तो खाली 10 टीमें हैं, यहां पर आपकी 16 टीमें थी, ठीक है ना। मगध, कौशल, वत्स, अवंती। और यहां पर सिमिलर सिचुएशन हुई। अभी आप देखोगे कैसे मगध ने कौशल के साथ मैट्रिमोनियल लाइंस कर लिया, बेटी से शादी कर ली कौशल के राजा की। अवंती और इन लोगों ने सोचा, कौशल ने सोचा कि ठीक है भैया हम लोगों को लड़ना बेकार है, दोस्ती कर लेते हैं। अलग अलग सिनेरियो में बिंबिसार ने अच्छे काम किए, लेकिन अजातशत्रु आके अपने जिनके साथ समझौते हुए थे, जिनके साथ पीस ट्रीटी थी, उन्हीं के साथ लड़ाई लड़के बैठ गया। अरे आपके बाप ने इतने अच्छे काम किए थे, आप आगे से क्यों बिगाड़ दिए? अभी डिस्कस करता हूं उसको, समझ में आ गया। ये 4 महाजनपद हैं, जैसे कि ये फाइनली इंडिया के लिए कंटेंडरशिप थी, वैसे यहां पर ये कंटेंडरशिप, ये लड़ाई यहां पर चल रही है। क्लियर है यहां बात? ठीक है ना। और इसमें आउटकम क्या होता है? इसमें इसका तो लिख लो, यहां पर अवंती का राजा चंद प्रद्योता महसेन, प्रद्योत डायनेस्टी यहां चल रही थी। देखो चांद प्रद्योता, चांद प्रद्योता महासेन, महासेन। पहले तो ये लड़ता है, पहले आप देखोगे लड़ता है किसके साथ? मगध के साथ। इन लोगों के फर्स्टली आप देखोगे तो इन लोगों की क्या हो रही है? लड़ाई हो रही थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? फ्रेंडशिप कर ली। बाद में क्या किया? फ्रेंडशिप कर ली। और जब ये अगर राजा चंद्र प्रद्योत महासेन ये इसको जॉन्डिस हो जाता है, तो यहां पर जो मगध का राजा था वो एक फिजिशियन, रॉयल फिजिशियन भेजता है अवंती दिखाने के लिए कि भैया जॉन्डिस हो गया, देख के आओ। जीवक, ही सेंड्स जीवक टू उज्जैन, अ रॉयल फिजिशियन। तो एक तरह से फ्रेंडशिप, दोस्ती जो है यहां पर दिख रही थी। बात समझ में आ गई? मगध के साथ यहां पर क्या सिनेरियो है अवंती का, कि इन्होंने पहले लड़ रहे थे, इनिशियली दे वर फाइटिंग, लेकिन फिर उनको लगा कि हमारा एक दूसरे से लड़ना बेकार है। कि बात समझ में नहीं आई कि मगध और अवंती दोनों इतने तगड़े थे कि एक दूसरे के साथ लड़ना फिर उनको लगा कि बेकार है। वाई अभी क्लियर होगा, देखो आगे सवाल नोट करें ना कि भाई वाई इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अवंती टू डिफीट मगध, या वाई इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मगध टू डिफीट अवंती। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो क्या, ये समझ लो। पिक्चर में क्या बताया मैंने आपको कि भैया मगध और ये दोनों पे लड़ रहे थे, लेकिन बाद में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और जब यहां के राजा को जॉन्डिस हो जाता है, तो इसके जॉन्डिस को दिखाने के लिए, बुखार को दिखाने के लिए, जॉन्डिस को दिखाने के लिए यहां से मगध से एक रॉयल फिजिशियन भेजा जाता है जिसका नाम था जीवक, एंड ही सेंट टू उज्जैन।
बात समझ में आ गई? तो यहां पर फ्रेंडशिप के दोस्त, फ्रेंडशिप निभाई गई। क्या हुआ फ्रेंडशिप में? जीवक को भेजा गया उज्जैन, जीवक सेंट टू उज्जैन। बात समझ में आ गई? जीवक सेंट टू उज्जैन। और ये जीवक सेंट कब होता है उज्जैन को? जब राजा को क्या हो गया? जॉन्डिस। बात समझ में आ गई? कहानी है ये। इनके साथ, कौशल के साथ इन्होंने, भाई साहब ने क्या किया? कौशल के साथ उन्होंने मैरिज अलायंस कर लिया। इसके साथ मैरिज अलायंस कर लिया, ससुराल बना लिया कौशल को। तो कौशल की जब रानी आई तो साथ में काशी भी ले आई दहेज में। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कैपिटल ऑफ कौशल श्रावस्ती, नोट करिए। एरिया तो लिख दिया मैंने, यहां पर आपको कैपिटल नहीं लिखी हुई थी, श्रावस्ती। वत्स कैपिटल? कौशांबी। मगध कैपिटल राजगृहा। अवंती कैपिटल उज्जैन एंड महिष्मती। यहां तक बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लेते हैं इसको डिटेल में कैसे चलता है। यहां तक इतनी कहानी क्लियर हुई कि मगध ने कौशल के साथ क्या कर लिया। पहले सिंपल टर्म्स में समझ लो, मगध ने कौशल के साथ क्या किया? मैट्रिमोनियल अलायंस, मैरिज अलायंस, शादी समझौता कर लिया। ठीक है ना? शादी रचा ली। अरे भैया जब शादी रचा ली, जब शादी रचा ली तो जो उसकी वहां पर, जस्ट अ मिनट, यस, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। ठीक है? शादी रचाई, साथ में काशी डाउरी मिल गया। दिखा दूंगा अभी इसको। अवंती को 100 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप खत्म हो गई। वत्स का भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से अलग हुआ। तो अल्टीमेटली जब ये चाल लड़ना शुरू करते हैं तो इसमें आउटकम, आउटकम क्या होता है? आउटकम इज मगध इज विक्टोरियस। मगध इज विक्टोरियस। अब व्हाट वेर द रीजंस फॉर विक्ट्री ऑफ मगध? रीजंस फॉर विक्ट्री ऑफ मगध, क्या कारण थे? मगध क्यों जीत गया? इसका आंसर मैं इन लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर, इन लेटर स्लाइड्स ऑफ दिस पीडीएफ, इस पीडीएफ के आपको आखिरी में इसका जवाब मिलेगा, यानी कि इस चैप्टर के लास्ट में आपको इसका जवाब मिलेगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि भाई मगध क्यों जीता? भाई अवंती को हरा रहा है, ठीक है, कैसे मैरिज, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, मैरिज अलायंस कर लिया, कौशल क्यों मान गया? वाई? ये सब चीजें समझ में आएंगी। वाई मगध वॉज विक्टोरियस, ये आपको भी क्लियर होगा। ठीक है? चलिए अब यहां से जब हम शुरू करते हैं, ये जो स्टोरी है, हाउ मगध वॉज विक्टोरियस, द स्टोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ मगध स्टार्ट्स विद हर्यंग डायनेस्टी। प्लीज नोट, इस चीज को आप चाहे यहां पर मेंशन कर लीजिए, देखिएगा। द स्टोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ मगध स्टार्ट्स विद हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी। अब जो मगध किंगडम था, मगध किंगडम, यहां पर अलग अलग डायनेस्टीज यहां पर आके रूल करते हैं, अलग अलग डायनेस्टी। जैसे आपको हर्यंक डायनेस्टी मिलेगी, शिशुनाग डायनेस्टी मिलेगी, नंदा डायनेस्टी मिलेगी, इनके रूलर्स मिलेंगे। तो जो जर्नी है, जो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ मगध, वो शुरू होती है कहां से? हर्यंक डायनेस्टी से यहां पर स्टार्ट होती है। तो प्लीज गिव दी हेडिंग हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी। यहां पर एक काम करो, मगध को लेकर यहां पर आप इतना तो एटलीस्ट पहले बना लो, ये हर्यंक डायनेस्टी था, हर्यंक डायनेस्टी। देन यू विल फाइंड शिशुनाग डायनेस्टी, या हम बोलेंगे नाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी या नाग डायनेस्टी, आप लिख लीजिए शिशुनाग डायनेस्टी।
देन यू कैन राइट हरियंग नंदा डायनेस्टी। तो इन रूलर्स के यहां पर बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हमको यहां पर पढ़नी है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, और यही मगध किंगडम यहां पर कंप्राइज करता रहा, और फिर आपको बाद में यहीं से मौर्यास बनते हुए देखेंगे। क्लियर? हरियंग डायनेस्टी, प्लीज गिव द हेडिंग हरियंग डायनेस्टी। बहुत छोटा छोटा है, ज्यादा दिया नहीं है। प्लीज गिव द हेडिंग हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी। अब हरियंक डायनेस्टी की बात करेंगे तो ये डायनेस्टी आपकी शुरू होगी 544 से लेकर 412 बीसी तक। 544 से लेकर 412 बीसी, इस पीरियड में आपको ये हरियंक डायनेस्टी यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, फाउंडर, अच्छा कहां पर आई है? ये आई मगध में। एंड हु वाज द फाउंडर? यस प्लीज, हरियंक डायनेस्टी फाउंडर बिंबिसार। ओनली पॉइंटर्स, इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है ना? 544 से लेकर 412 बीसी तक। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के यहां पर 3 रूलर्स थे, 3 रूलर्स। इनफैक्ट नॉट 3, आपको और भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहां बताऊंगा किसका? बिंबिसार। बिंबिसार, देन अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, देन उदयन, वेरी इंपॉर्टेंट, उदयन, एंड देन लास्ट इज नागदशक। नागदशक। ठीक है, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी है, और थोड़ी थोड़ी यहां पर कहानियां भी जो है उनके बारे में यहां पर दी है। लास्ट रूलर वाज नागदशक। चलिए अब बिंबिसार की बात करेंगे तो बिंबिसार इस डायनेस्टी शुरू कब हो रही है? 544। तो ऑब्वियसली जो बिंबिसार का रूल है वो 544 बीसी में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिंबिसार का रूल शुरू होता है 544 बीसी से, और ये चलता है 492 बीसी तक। ठीक है, इन सबके आप यहीं पर पहले वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अजातशत्रु का जो रूल शुरू होगा वो शुरू होता है 492 बीसी, जब इसकी डेथ होती है, और ये चलता है कब तक? ये चलता है आपका 460 बीसी तक, 460 बीसी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि 460 बीसी में शुरू होता है उदयन का रूल, और ये चलता है 444 बीसी तक। सॉरी, 460 से शुरू हुआ तो चलता है आपका 444 बीसी। यस, एनसीईआरटी सेज 444 बीसी। ठीक है, एंड देन लास्ट रूलर वाज नागदशक, और ये डायनेस्टी एंड हो जाती है 412 बीसी में। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पर आप पहले हेडिंग डाल दीजिए बिंबिसार। यस प्लीज। आइए, फर्स्ट, अब जब बिंबिसार की बात करेंगे, पहला पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। लिखिए, ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। कंटेम्पररी किसके हैं ये? गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी थे। हम लोग अब मगध पढ़ रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? जब हम मगध पढ़ेंगे तो हम मगध के साथ साथ बाकी को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मगध कौन जीते मैंने आपको इसलिए बता दिया, जीतेगा कौन? मगध जीतेगा, मगध इज विक्टोरियस। अब मगध जीता कैसे, तो बाकी सारी महाजनपदों के साथ क्या क्या इक्वेशन थी वो बताऊंगा मैं आपको, और बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट, यानी कि मगध तो एक हो गया, बाकी 3 के साथ क्या सिनारियो था वो यहां समझते हुए चलेंगे हम लोग। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो चलिए यही चीज यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट बिंबिसार को लेकर याद रखना है आपको कि ये गौतम बुद्ध का कंटेम्पररी थे। ठीक है ना, गौतम बुद्ध के टाइम पे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड, मैरिज अलायंसेस कर लिए इन्होंने। मैरिज अलायंसेस, एक मैरिज अलायंस किया, नंबर 1 कौशल के साथ। क्या नाम था जिससे शादी हुई? कौशला देवी। कौशला देवी, नोट करिए। ठीक है ना? कौन राजा था कौशल का? प्रसन्नजीत। याद आ रहा है?
अभी पढ़ाया है, प्रसन्नजीत, जिससे शादी हुई कोसला देवी, और जब शादी हुई तो अलॉन्ग विद कोसला देवी, अलॉन्ग विद कोसल, मतलब शादी हो गई, काशी भी, काशी मिल गया इन डाउरी। अब काशी पे पहले कब्जा आ चुके होंगे, ठीक है। 3 शादी करी थी, 3 मैरिज अलायंसेस, 3 मैरिज अलायंसेस बिंबिसार, 3 शादियां करी। दूसरी शादी, सेकेंड, लिच्छवीज, लिच्छवीज के साथ, क्या नाम था, चेल्लना, चेल्लना, ठीक है ना। एंड बेसिकली लिच्छवी के साथ जो शादी हुई थी बिंबिसार की, चेल्लना के साथ, शी गेव बर्थ टू अजातशत्रु, जो सेकंड अजात शत्रु, जो सेकंड यहां राजा बनेगा, उसको जन्म जो है चिल्लना ने दिया था। यानी बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु, और आप देखोगे अभी कि अजातशत्रु जो है अपने बाप को मार के गद्दी पे कब्जा लेता है, ठीक है। दूसरा यहां पर मैरिज अलायंस, तीसरा मैरिज अलायंस होता है माद्रा के साथ, थर्ड माद्रा, ये 3 मैरिज अलायंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है, ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार इतना यहां तक क्लियर हो गया। एक बार जो नाम है बिंबिसारा, ठीक है, यस प्लीज, नेक्स्ट। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सी एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगीर, बिंबिसार बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगीर। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग आर्मी बिंबिसार ने बनाई, फर्स्ट किंग टू हैव अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है ना। यहां पर क्या हुई, रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी बनी। और अगर रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी है तो उसको मेंटेन करना है, तो इसका मतलब एक एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम जरूर रहा होगा, अभी तो आप आर्मी को पे कर पाओगे। यहां पर बात समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसके लड़के ने, अजातशत्रु ने, किल्ड हिज फादर, अजातशत्रु किल्ड हिज फादर। फादर कौन है, बिंबिसार। और अब गद्दी पे कौन बैठ गया, लिखिएगा, नाउ हु इज ऑन द थ्रोन, अजातशत्रु। मगध की गद्दी पे कौन है अब, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको यहां पर जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। पहली चीज, अजातशत्रु बिंबिसार का लड़का है, और दूसरी बात, ये ज्यादा एग्रेसिव है। कई सारी इसकी पॉलिसीज थी, उसको यहां पर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यस प्लीज। अजातशत्रु, यस, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। ऐसी पॉइंटर्स आपके एनसीईआरटी में दिए। बिंबिसार खत्म हो गया, मगध, मगध कैसे प्रोमिनेंस में आया, देख रहे हो। अब ये लड़ाई है जो शुरू हुई है बिंबिसार के टाइम से, वो चलती रहेगी। ये कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन चलता रहेगा टिल द टाइम ऑफ अशोका, कलिंग वॉर तक। जो यहां पर शुरू हुई हरियंक डायनेस्टी के द्वारा, हरियंक डायनेस्टी से जो मगध की शुरुआत होती है, कॉन्क्वेस्ट की, एक्सपेंशन की, कब्जा करना है और एक्सपैंड करना है, ये चलेगा अशोका तक, जब तक कलिंग वॉर नहीं हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद अशोक जो है वो स्टॉप कर देता है एक्सपेंशन को। इतना ब्लडशेड होता है कलिंग वॉर में, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं फ्रॉम एनसीईआरटी, थोड़ा सा रीड करना चाहता हूं उस जगह पे, यस। लिखा हुआ है, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु 492 to 460
BC, अजातशत्रु killed his father and seized the throne for himself. ठीक है, फिर लिखा है his reign saw the high watermark of Bimbisar dynasty. He fought 2 wars and made preparation for the third. अजातशत्रु ने 2 लड़ाइयां लड़ी और तीसरी लड़ाई की वो यहां पर तैयारी कर रहा था. Throughout his reign, he pursued an aggressive policy of expansion. जितना उसके बाप ने किया उससे ज्यादा एक्सपेंशन इसने करने का एग्रेशन दिखाया. Aggressive policy of expansion. Aggressive policy of expansion. अब आप बताओ, आपके पिताजी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे संबंध बना रखे हैं कोसल के साथ, ससुराल था उनका. बड़े अच्छे संबंध बना रखे हैं लिच्छवीज के साथ, वहां भी ससुराल था उनका, सब कुछ बढ़िया कर रखा है. लेकिन अजातशत्रु की इस एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से कोसल खड़ा हो जाता है और अगेंस्ट अजातशत्रु. लिखा हुआ है आगे, देयर began this provoked against him a combination of काशी एंड कोसल. एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन शुरू किया तो इससे क्या आउटकम निकल के आया? क्या निकल के आया? काशी प्लस कोसल. भाई जाहिर सी बात है ना, कोसल की रानी से शादी हुई कोसला देवी से और दहेज में काशी मिल गया. बाप ने इतना अच्छा रिश्ते बना लिए थे. जब बाप ने अच्छे रिश्ते बनाए थे तो बेटे ने उसको खराब कर दिया और इतनी एग्रेसिव पॉलिसी दिखाई कि भैया जो काशी और कोसल जो है वो अजातशत्रु के अगेंस्ट हो गए. काशी एंड कोसल स्टूड अगेंस्ट अजातशत्रु. ये बात क्लियर हो गई? हालांकि ये लड़ाई चलती रही, ये लड़ाई चली, लेकिन फाइनली यहां अजातशत्रु जीत जाता है और कोसल के साथ तो उसका समझौता हो जाता है, पीस, और काशी पे वो कब्जा कर लेता है. ठीक है, यही लिखा हुआ है. अल्टीमेटली अजातशत्रु गॉट द बेस्ट ऑफ द वॉर एंड कोसलन किंग वाज कंपेल्ड टू परचेज पीस. फाइनली क्या होता है आउटकम? कोसल के साथ हो गया पीस और काशी कंप्लीट कंट्रोल. काशी पे कंप्लीट कंट्रोल उसका हो जाता है. पॉइंट इज क्लियर नॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. थर्ड, ओ भाई तीसरा देखिएगा, मजेदार है. थर्ड पॉइंट, अजातशत्रु को रिलेशंस की कोई वैल्यू नहीं थी. ही हैड नो रिस्पेक्ट टू रिलेशंस. लिखिएगा थर्ड, नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशंस. क्यों ऐसी बात बोली जा रही है? नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशंस. लिच्छवीज से शादी करी थी और लिच्छवीज की जो लिच्छवीज चिल्लरा जो थी उसने पैदा किया था अजातशत्रु को, लेकिन इसके बाद भी वो उसका ननिहाल था, वो उसकी माँ का घर था. उसके बाद भी अजातशत्रु ने लिच्छवीज के ऊपर चढ़ाई कर दी. इसके बाद भी अजातशत्रु ने लिच्छवीज के ऊपर चढ़ाई कर दी. ठीक है ना. ये हो गया नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशंस. ठीक है, यही लिखा हुआ है. अजातशत्रु वाज नो रिस्पेक्टर ऑफ रिलेशंस ऑल्दो हिज मदर वाज अ लिच्छवी प्रिंसेस. दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग वॉर अगेंस्ट वैशाली. द एक्सक्यूज वाज दैट लिच्छवीज वेर द एलाइज ऑफ कोसल. और यहां पर क्यों चढ़ाई करी उसने? क्योंकि ये बोला कि लिच्छवीज जो हैं वो कोसल के एलाइज हैं, दोस्त हैं. नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशंस. मदर कहां की है? मदर वाज अ लिच्छवी प्रिंसेस. लिच्छवी प्रिंसेस. ठीक है ना. और अजातशत्रु ने क्या एक्सक्यूज दिया? एक्सक्यूज क्या दिया उसने? उसने एक्सक्यूज दिया, क्या एक्सक्यूज दिया? कि लिच्छवीज एलाइज ऑफ कोसल. देख रहे हो आप, एक चीज जो बढ़िया सेट कर दी थी बाप ने, कोसल के साथ शादी कर ली, खत्म हो जाता मामला. लेकिन देखो कोसल से लड़ाई लड़ ली उसने यहां पर, उसके बेटे ने अजातशत्रु ने. पहला पॉइंट, एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट. काशी और कोसल खड़े हो गए उसके अगेंस्ट. ठीक है ना. हालांकि वो जीता, काशी उसके पूरे कंट्रोल में आ गया, कोसल के साथ पीस ट्रीटी हो गई. लिच्छवी जहां की उसकी मां थी, ननिहाल पे उसने हमला कर दिया. रीजन क्या दिया? कि भैया लिच्छवी की दोस्त, कोसल के दोस्त थे ये लोग, एलाइज हैं. क्लियर है यहां तक बात? ठीक है ना. फिर लिखा हुआ है ही क्रिएटेड, लिखा है हाँ, मतलब इन्होंने इसकी टेरिटरी को इन्वेड कर दिया. इट टुक हिम नियरली 16 years टू डिस्ट्रॉय वैशाली. वैशाली को डिस्ट्रॉय करने को अजातशत्रु को 16 साल लग गए.
Eventually he succeeded in doing so because of war engine which was used to throw stones like catapult. अब क्यों जीता यहां पर वो, कैसे जीत पाया? क्योंकि इसके पास वॉर इंजन्स थे। वॉर इंजन्स मूवी में देखा होगा आपने, बड़े बड़े पत्थर फेंकने के यहाँ काम आते हैं वॉर इंजन्स। ऐसे यहाँ पत्थर लगा हुआ है और मशीन ऐसे ऐसे हो जाएगा और पत्थर जाके फेंकेगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा आपने, ठीक है ना। एक तो ये था वॉर इंजन, और दूसरा ही ऑल्सो पोजेस अ चैरियट विद अ मेस वाज अटैच्ड टू विच अ मेस वाज अटैच्ड। अब उसके पास एक क्या था, चैरियट भी है। अब ये चैरियट में क्या अटैच्ड है, मेस अटैच्ड। आपने देखा होगा बग्गी है, उसका जो पहिया है ना, उसके कोने कोने में क्या नोक निकली हुई है, नोकें ऐसे टाइप के, जो कुछ चलता जाएगा जब बग्गी, बगल में कोई भी आएगा वो उसको मारता चला जाएगा। उसके पास ये दो एडवांटेज थे जिसकी वजह से वो यहां पर जीत जाता है। उसके बाद अजातशत्रु फेज अ स्ट्रॉन्गर राइवल इन अवंती। अवंती में उसको ज्यादा तगड़ा कंपटीशन मिला। वाई, बार बार सवाल पूछ रहा हूं आपको मैं, वाई अवंती क्यों उतना तगड़ा कंपटीशन दे रहा है? ठीक है, लिखा हुआ है अजातशत्रु फेज अ स्ट्रॉन्गर राइवल इन द रूलर ऑफ अवंती। अवंती हैड डिफीटेड द वत्स ऑफ कौशाम्बी। अब अवंती ने वत्स को हरा रखा था, जैसा मैं आपको यहां बता रहा था। देखिए वही वही चार लोगों की कहानी चल रही है। अवंती ने वत्स को हरा रखा है, लिख लीजिए डिफीटेड। तो अवंती के साथ कौन मिला हुआ है, वत्स मिला हुआ है। अवंती वत्स एक है, यहां पर एक है, और यहां पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कौन, मगध लड़ने जा रहा है अवंती के साथ। समझ लो कितना रायता फैला रखा है, एक तो उनसे भी लड़ रहा था, ये दोनों एक थे, इनसे भी लड़ रहा था। प्रॉब्लम यहां वो क्रिएट कर रहा था। लिखा है टू मीट दिस डेंजर अजातशत्रु बिगैन फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर। और इसलिए उसने क्या किया, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया, किलाबंदी करनी शुरू कर दी। पॉइंट नंबर डी, प्लीज राइट, पॉइंट नंबर डी, फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर। फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। फोर्टिफिकेशन करने से क्या हुआ, कोई अंदर घुस नहीं पाएगा। आप देखोगे राजगीर पहाड़ों से घिरा हुआ है, समझ आ रहा है, पहाड़ों से एंट्री करना बड़ा मुश्किल है, और जहां जहां पर स्पेसेस बनी है वहां दरवाजे बना दिए गए, ठीक है ना। तो अजातशत्रु के बाद अगला जो गद्दी बैठता है, ही इज उदयन। यस प्लीज, यस, अजातशत्रु के बाद जो गद्दी बैठता है, ही इज उदयन। ठीक है, ज्यादा है नहीं इसमें, बहुत ज्यादा है नहीं। उदयन, नाउ ही बेसिकली शिफ्टेड द कैपिटल, एक पॉइंट ये लिख लीजिए, shifted the capital from Rajgir to पाटलिपुत्र। पहले तो ये लिखिए कि उसने एक फोर्ट बनाया, सॉरी पहले फोर्ट लिख लीजिए, मतलब उसने एक फोर्ट बनाया, कौन सा, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र, ऐसा लिख लीजिए। ही बिल्ट, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, पढ़ के बता देता हूं। लिखा है यहां पर उदयन, लिखा है दिस वाज ही बिल्ट द फोर्ट अपॉन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन एट पटना। ही बिल्ट द फोर्ट at confluence of Ganga and Son at पटना। पटना मतलब क्या हो गया, पाटलिपुत्र, ठीक है। और फिर उसके बाद ही शिफ्टेड द कैपिटल, फिर शिफ्ट किया, ही शिफ्टेड द कैपिटल कहां से कहां, फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट रूलर जो है उदयन के बाद कौन था, लास्ट रूलर वाज नागदशक। और नागदशक जो है, इनकॉम्पिटेंट था,
इनकॉम्पिटेंट था और लोग उससे काफी फ्रस्ट्रेट थे, तो उसको ओवरथ्रो यहां पर कर दिया। ही वॉज वेरी अनवर्दी टू रूल एंड ही वॉज ओवरथ्रोन, ठीक है ना। एंड देन किसने, कौन सी डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है, नोट करिएगा, सिसुनाक डायनेस्टी। कहीं कहीं आपको सिसुनाक मिलेगा, कहीं कहीं सिसुनाक डायनेस्टी मिलेगा, ऐसे आप लिख लीजिए। आपके एनसीईआरटी भी यही लाइन कहती है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, बहुत चीजें हैं नहीं एक्चुअली ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, उदयन वाज सक्सीडेड बाय द डायनेस्टी ऑफ सिसुनाग्स हु टेम्परली शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली। अब इन्होंने कैपिटल भी कहां शिफ्ट कर दी, वैशाली शिफ्ट कर दी टेम्परली। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती विद इट्स कैपिटल एट उज्जैन। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिसुनाक डायनेस्टी जब आई, इनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है। सबसे एक तो ये कि शिफ्टेड द कैपिटल, कैपिटल शिफ्ट कर दी कहां पर, वैशाली, वैशाली शिफ्ट किया, टेम्पररी टेम्पररी किया, टेम्पररी। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है इनका, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कि भैया जो मगध और अवंती के बीच में, मगध और अवंती के बीच की 100 ईयर जो राइवलरीज थी, 100 ईयर की जो राइवलरी थी, ब्रॉट टू एन एंड, ये खत्म हो जाती है। ये अच्छा काम था ना भाई, बिंबिसार के टाइम पे तो हो नहीं पाया, बिंबिसार ने कौशल के साथ ठीक ठाक किया काम, अजातशत्रु ने और लड़ाई लड़ ली, लेकिन जब ये उदयन के बाद नागदशक खत्म हुआ और सिसुनाक डायनेस्टी आई, तो सिसुनाक डायनेस्टी ने सबसे बड़ा काम यही किया कि अवंती के साथ जो उनका 100 सालों की राइवलरीज थी वो यहां पर खत्म हो गई। यानी कि अब फाइनली 100 साल के बाद ये लोग एक दूसरे से लड़ना बंद करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना भाई, आपने देखा, मैं बताया कि उज्जैन भेजा गया रॉयल फिजिशियन को, जीवक को, तो 100 ईयर्स के बाद ये राइवलरी जो है यहां पर एंड होती है और जो अवंती में अभी तक प्रद्योत डायनेस्टी थी वो यहां पर खत्म हो जाती है। एंड ऑफ या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी। देखिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं नंदाज, प्लीज राइट नेक्स्ट। इसके बाद आते हैं नंदाज, और नंदाज में भी आपको पता है यहां पर दो जो है वो रूलर्स हैं, एक है महापद्मनंद, महापद्मनंदा, और दूसरा धनानंद, धनानंदा। नोट किए, धनानंदा। तो शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किसने किया था, महापद्मनंद ने किया था। और महापद्मनंद को क्या क्या बोलते हैं, लिखिएगा, महापद्मनंद ही स्टैब्लिश्ड, एक तो नंदा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, स्टैब्लिश्ड नंदा डायनेस्टी। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। एंड ही इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज व्हाट, सर्व शत्रांतक, सर्व शत्रांतक। नोट करिए, मतलब अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियास, अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियास, ठीक है। एक वर्ड से और यहां पर इनको जाना गया, एकरथ, एकरथ, एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज है, एकरथ, एनसीईआरटी ने ये वर्ड यूज किया है, एकरथ, बता देता हूं, एकरथ। और एकरथ को यहां पर मतलब जो है वो है सॉवरेन रूलर, सॉवरेन रूलर, क्योंकि यहीं से आप देखोगे तो एम्पायर बिल्डिंग शुरू होती है, सॉवरेन रूलर। इससे पहले क्या कभी आपको दिखा कोई एम्पायर फॉर्म हुआ हो, नहीं, अभी आपको मगध एम्पायर दिख रहा है। अब यंग डायनेस्टी, सिसुनाक डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, लेकिन आप देखोगे नंदाज आते आते जब महापद्मनंद इसको रूल कर रहा है, नंदा डायनेस्टी को फॉर्म किया, तो इनके पीरियड में सॉवरेन रूल, एकरथ बोला गया, सॉवरेन रूलर बना गया।
सॉवरेन रूलर, यानी यहां से फाउंडेशन जो शुरू होता है किसका, मगध अंपायर, अंपायर फॉर्मेशन का यहां से शुरू होता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो इनको यहां पर फर्स्ट एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ही इज नोन एज दी फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। उसके बाद गद्दी बैठते हैं धनानंद, और धनानंद के पास सबसे बड़ी यहां पर एडवांटेज क्या था, धनानंद के पास एलिफेंट्स, आर्मी में एलिफेंट्स थे। तो जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है, अलेक्जेंडर इन्वेड करता है किसके टाइम में, ये सवाल कई बार पूछा गया है। अलेक्जेंडर इन्वेड करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद। ठीक है ना, जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है तो भाई पहले तो उसकी लड़ाई होती है पोरस से, कश्मीर, कश्मीर के राजा से पोरस। ठीक है, वहां पर वो जीतता है, लड़ता है बैटल ऑफ हाइडाप्सिस। उसके बाद अलेक्जेंडर जो है, मतलब जब वो आगे देखता है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है तो देखता है कि भाई धनानंद के पास आर्मी जो है, धनानंद की जो आर्मी है ये वाली, कहां गए, उसकी आर्मी में एलिफेंट्स है, और इस वजह से आप देखोगे कि धनानंद आगे बढ़ने को रुक गया। भाई ये अगर आप देखोगे कि यहां पर इस प्रकार, तो यहां पर वो जब था तो उसने देखा कि भाई धनानंद के पास यहां पर एलिफेंट्स हैं, बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है, बता देता हूं आपको। एनसीईआरटी कहता है कि द नंदास फैबुलसली रिच, कितना, 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवलरी, 3 से 6,000 एलिफेंट्स। और ये एलिफेंट सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि ये इतने ऊपर ऊंचे ऊंचे हैं और एलिफेंट्स का तोड़ उसके पास नहीं था। इसी वजह से ये जो फोर्स देखकर अलेक्जेंडर वापस लौट जाता है बेबीलोन। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नंदास का महापद्मनंद, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर जिसको बोला जाता है, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, एकरथ बोला गया, सॉवरेन रूलर बोला गया, established the Nanda dynasty and he is called as the सर्व क्षत्रांतक, that is uprooter of all क्षत्रियास। ठीक है, इससे ज्यादा यहां कुछ लिखा नहीं है। लेकिन अलेक्जेंडर जो पंजाब को इन्वेड करता है, फिर वो देखता है कि भाई अंदर नीचे धनानंद खड़ा हुआ है और उसके पास हाथी है, तो उसके बाद वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाता है और फिर वहीं से वापस चला जाता है। लिखा हुआ है, सो ग्रेट वॉज देयर पावर दैट अलेक्जेंडर हु इन्वेडेड पंजाब एट द टाइम डिड नॉट डेयर टू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। आगे ईस्ट इंडिया में नहीं घुस पाए वो। द नंदास एडेड टू द मगधन पावर बाय कॉन्करिंग कलिंग। अब मगध ने क्या किया, कलिंग को भी जीत लिया तब तक, तो मगध की पावर और स्ट्रांग हो गई। ठीक है ना, एंड ऑल दिस टुक प्लेस इन द रेन ऑफ महापद्मनंदा, ही क्लेम टू बी एकरथ। ये सब चीजें महापद्मनंदा के टाइम पे होती है। ठीक है ना, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार चाहे आप नोट कर लीजिए, प्लीज नोट दिस। प्लीज नोट दिस, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने आपको बता ही दिया, लिखा हुआ है, इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज कंसिडरेशंस दैट अलेक्जेंडर डिड नॉट एडवांस अगेंस्ट द नंदास। क्लियर है यहां तक बातें। और अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था ड्यूरिंग टाइम ऑफ धनानंद। ये सब बातें जो बाकी हो रही थी, अपरूटर ऑफ ऑल इवल्स, कलिंग को जीतना, ये सब महापद्मनंद के टाइम पे हो गया था। लेकिन धनानंद का जब टाइम आया तो उस वक्त और स्ट्रांग हो गई थी चीजें। और ये माना जाता है कि इतनी स्ट्रांग चीजें अगर हैं तो इतनी स्ट्रांग आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम भी रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर बात, जो सवाल मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, क्या रीजन रहा होगा, व्हाट वाज द रीजन फॉर द विक्ट्री ऑफ मगध, मगध यहां पर क्यों जीतता है, देख लिया आपने। अब चलिए इसके यहां पर कुछ कुछ रीजंस हैं, वो भी मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं। रीजंस प्लीज राइट, लास्ट पॉइंट, रीजन फॉर द विक्ट्री ऑफ मगध, रीजन फॉर द विक्ट्री ऑफ मगध। एनसीईआरटी में जितने भी रीजन है वो यहां पर मैं लिखवा दूंगा। यस प्लीज, पॉइंटर्स, ओनली पॉइंटर्स। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट,
देखो यार, एक बात तो क्लियरली ये समझ में आ रही है कि जीतने का रीजन क्या था, कि जिस जगह पे मगध की लोकेशन थी, जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वहां पर रिसोर्सेज बहुत थे। एंड दैट बेसिकली इज द जोन जहां पर गंगा यमुना इन सबका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। कई सारी नदियां, गंडक, घग्गर, सोन, ये सब मिल रही हैं। एंड दैट इज अ वेरी फर्टाइल एरिया। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन, और ज्योग्राफिकल लोकेशन है, मैंने आपको बताया क्या क्या, सराउंडेड बाय रिवर्स, सराउंडेड बाय रिवर्स, घग्गर, सोन, गंगा, इन सबसे घिरा हुआ है। तो मूवमेंट कभी करना होगा तो नदियों के थ्रू आसानी से हो सकता था। पॉइंट नंबर 2, आयरन ओर रिजर्व्स। जहां पर मगध था वहां पर बहुत ज्यादा आयरन और रिजर्व्स थे, जिसकी वजह से मगध जो है वो बहुत बढ़िया आयरन इंप्लीमेंट्स बना पाया। लेकिन इसी के पास जहां आयरन और रिजर्व्स थे, वहां उससे कुछ ही दूर पे 15 किलोमीटर पे अवंती का बाउंड्री शुरू हो जाती है, और इसीलिए अवंती भी इसका एडवांटेज ले रहा था, और इसीलिए अवंती के पास भी उतने खतरनाक हथियार थे। एंड दैट इज व्हाई इट वाज डिफिकल्ट फॉर मगध, इसीलिए मुश्किल था मगध को, या इसीलिए मगध को इतना टाइम लगा अवंती को हराने में। 100 साल, 100 ईयर्स लगे मगध और अवंती की राइवलरी को खत्म होने में। बात समझ में आ गई? ये चीज साफ साफ आपके एनसीईआरटी में यहां पर लिखी हुई है, मैं उसको यहां पर एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। Iron mines are also found in the eastern Madhya Pradesh and were not far away from the kingdom of Avantis. ठीक है ना, with their capital at उज्जैन। बात समझ में आ गया? आप देखोगे अवंती, उज्जैन कैपिटल, यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, आयरन रिसोर्स मिलेंगे, बहुत दूर नहीं थे। तो यहां पर आप देखोगे क्या होती थी, आयरन की वर्ड यूज किया गया है, फोर्जिंग होती थी, आयरन को फोर्ज किया जाता था, आयरन वॉज फोर्ज्ड, आयरन की स्मेल्टिंग हो रही है, यानी कि आयरन बनाया जा रहा है। एंड दैट इज वाई, इसकी वजह से यहां पर भी बढ़िया आयरन टूल्स थे। एंड दैट इज वाई यू विल सी कि अवंती जो है वो स्ट्रांग था, अवंती स्ट्रांग था। बात क्लियर हो गई? पॉइंट नंबर बी, आयरन रिजर्व्स। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट नंबर सी पे आते हैं। टू कैपिटल्स, यस प्लीज, दो कैपिटल्स थी और दोनों की लोकेशन, टू कैपिटल्स, नंबर 1 राजगीर, नंबर 2 पाटलिपुत्रा, और दोनों कैपिटल्स की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी थी। पाटलिपुत्रा किलाबंदी कर दी, राजगीर के अंदर एंटर करना मुश्किल था, पहाड़ों से घिरा हुआ था, पाटलिपुत्रा के चारों तरफ किलाबंदी कर दी, तो उसको पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल था। एंड दैट इज व्हाई दिस बिकेम अ रीजन फॉर द विक्ट्री ऑफ मगध। समझ में आ रहा है? पहला रीजन क्या है विक्ट्री का, कि मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बड़ी अच्छी है, सराउंडेड बाय रिवर्स। दूसरा, आयरन ओर के रिजर्व्स जो उसको मदद कर रहे हैं आयरन इंप्लीमेंट्स बनाने में। ठीक है, तीसरा, टू कैपिटल्स, और दोनों कैपिटल ऐसी जिसको पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल। फिर उसके बाद आइए फोर्थ कैपिटल पे जाते हैं। फोर्थ कैपिटल, फोर रीजन, फर्टाइल प्लेन्स। पॉइंट नंबर डी, फर्टाइल प्लेन्स। और फर्टाइल प्लेन्स होने से क्या होगा, इमेंस फर्टाइल प्लेन्स, इमेंस रिसोर्स, देयरफॉर इकोनॉमी और पावरफुल हो जाएगी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग था। पॉइंट नंबर ई, स्ट्रांग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रांग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और अभी हमने देखा किस प्रकार से चैरियट्स, एलिफेंट्स, इन सब का इस्तेमाल किया गया मगध अंपायर में। स्ट्रांग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यूज ऑफ एलिफेंट्स, यूज ऑफ
एलिफेंट्स प्लस चैरियट्स, ये भी यहां पर लिखा गया। देन नेक्स्ट we may refer to the last unorthodox character of the Magadhan society. Last very important F point. देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मगध का एरिया था उसको लैंड ऑफ आर्यवर्त नहीं मानते थे, यानी कि लैंड वेयर आर्यंस लिव्ड वो नहीं मानते थे। तो उस एरिया को बड़े ही डेरिग्रेटरी तरीके से देखते थे, अरे ये तो नीचे वाले लोग हैं, लोअर लोग हैं। अब जब वैदिक चीजें उस एरिया में पहुंचाई गई, तो एक होता है ना जब कहीं कहीं अगर कोई नई नई चीज पहुंचती है तो उसका बड़ा जोश था। मगध में वेदिसाइज्ड, मगध वाज गेटिंग वेदिसाइज्ड, यानी कि मगध में वैदिक चीजों को फैलाया जा रहा था। यही चीज यहां पर लिखा हुआ, पढ़ के बता देता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है, बट इट अंडरवेंट अ हैप्पी रेशियल एडमिक्सचर ऑन अकाउंट ऑफ द एडवेंट ऑफ वैदिक पीपल। वैदिक पीपल एडवेंट यानी घुसते हैं और वहां पर वेदिसाइज किया जाता है। ठीक है, ये वर्ड यूज किया गया है वेदिसाइज्ड, लिखिएगा वेदिसाइज्ड मगध, यानी कि मगध में वैदिक चीजों की यहां पर क्या होती है, एंट्री होती है। और जब कोई चीज नई नई एंट्री होती है तो उसका बड़ा ही वो होता है कि अरे ये तो करना चाहिए, तो लोग काफी इसको सपोर्ट किए यहां पर, और ये भी एक बड़ा रीजन बन गया मगध की विक्ट्री का। ठीक है ना, तो ये है पूरा चैप्टर जो यहां पर आज खत्म हो गया, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो लिखी है वो पूरी थ्योरी लिखी है ना, आप कहोगे तो उसको छोड़ दूंगा, आप कहोगे तो उसको लिखा रहने दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको पूरी चीजें यहां पर बताई दी हैं, तो रादर आई विल डिलीट इट, और कभी पढ़ाऊंगा तो हटा दूंगा, आप दे दूंगा आपको। ठीक है ना, कभी आप कहोगे दे देंगे, वरना मेरे ख्याल जितना मैंने बता दिया वो पूरा चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर गया। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।